हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का रिवीजन देखेंगे बेटा। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमने देखा कि मैटर किन किन पार्टिकल से मिलके बना है, मैटर के पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस हैं या नहीं, उनके बीच में स्पेस कितना है, वो सब हमने एक एक्टिविटी की हेल्प से देखा था बेटा। तो मैं रिपीट कर दे रही हूँ, एक्टिविटी टू शो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हमें एक एक्टिविटी से प्रूव करना है कि हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है भाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बिकर लिया है, उसमें मैंने 50 ml वाटर ले लिया। मैंने क्या किया, उस बिकर में कुछ सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड करने के बाद भी हमने क्या देखा भाई कि हमारा जो बिकर है उसकी वॉल्यूम अब भी कितनी है, 50 ml ही है। इसका मतलब कि उस वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस था बेटा, जिसमें वो हमारे साल्ट के पार्टिकल चले गए हैं। तो यहाँ से एक तो हमें ये पता चला कि हमारा जो मैटर है उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दूसरा, हमें ये पता चला कि हमारी जो मैटर है वो पार्टिकल से बनी है और पार्टिकल इज नॉट कंटिन्यूअस। क्योंकि देखो बेटा, हमने जब सॉल्ट को उसके अंदर डाला तो वो एक बार तो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, है ना। फिर हम स्टीयर की हेल्प से जब उसको मिक्स करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। जब वो सेट हो जाता है, नीचे बैठता है, तो वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखाई पड़ते हैं ना। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल हम कह सकते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस होते तो वो वहीं पे होते, लेकिन थोड़ी देर हम उसको हिला दे तो वो इधर उधर सेपरेट आउट हो जाते हैं, या हम ये कहें कि पूरे सॉल्यूशन में सेपरेट आउट हो जाते हैं ना। तो हमारा जो मैटर है, पहली बात तो वो पार्टिकल से बनी है, दूसरी बात उन पार्टिकल के बीच में स्पेस है, और थर्ड कि वो पार्टिकल कंटिन्यूअस नहीं होते हैं बेटा। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला। अगली एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मोशन बेटा। कि हमारे जो पार्टिकल होते हैं वो ऑलवेज किस में होते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। मतलब क्या है इसका, कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हमने परफ्यूम लगाई है ना, तो पूरे रूम में उस परफ्यूम की फ्रेगनेंस हमें दिखाई पड़ती है। हमने अगरबत्ती जला दी, ठीक है, पूरे रूम में थोड़ी देर में उसकी हमें स्मेल दिखाई पड़ेगी, पूरे रूम में पता चल जाता है कि हाँ इस रूम में अगरबत्ती जलाई गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल है बेटा वो स्टेट ऑफ मोशन में। हमने तो एक कॉर्नर में जलाई थी, लेकिन वो पूरे रूम में फैल गई। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है वो मोशन में होते हैं भाई। और वहीं से एक वर्ड निकल के आया था, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस का मूव करना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन भाई। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी तो उसमें डिफ्यूजन होता है। जैसे मैंने अगरबत्ती का भी एग्जांपल लिया, एक कॉर्नर में हम लगा दे, पूरे रूम में उसकी फ्रेगनेंस चली जाती है, क्योंकि वो पहले हाई कंसंट्रेशन कहाँ थी, उस एक कॉर्नर में थी। और अब वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, उस एयर में जा रहा है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं थी बेटा। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्यूजन था। थर्ड एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि टू प्रूव पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो पार्टिकल है हमारे मैटर को, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए थे, आयरन, वुड और रबड़। ठीक है, हमने 3 एग्जाम्पल लिए, आयरन, वुड और रबड़। हमने क्या देखा उन एग्जाम्पल से, हमने उस एग्जाम्पल में देखा बेटा कि जो हमारा आयरन है उसको तोड़ना मुश्किल है, वुड को तोड़ना एज कम्पेयर टू आयरन आसान था, रबड़ को हम इजीली ब्रेक डाउन कर पा रहे थे। यहाँ से हमने क्या देखा कि पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और हर पार्टिकल के बीच में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जा रहा है। जैसे रबड़, तीनों के तीनों मैंने सॉलिड फॉर्म लिया बेटा, आयरन, वुड, रबड़ तीनों सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों का क्या है, अलग अलग है। रबड़ में थोड़ा कम था, इजीली ब्रेक डाउन हो रहा था, है ना। वुड में थोड़ा ज़्यादा हो गया, आयरन में और ज़्यादा हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी जो पार्टिकल हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा। तो हमने 3 एक्टिविटी देखी कि हमारे जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, स्पेस होता है, मैटर पार्टिकल से मिलके बनी है, और हमारे जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, और लास्ट हमने देखा कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। यहाँ से हमने थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में क्या पढ़ा कि हमारे मैटर है वो एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसको हमने मॉलिक्यूल नाम दे दिया।
वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स और स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल। इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर हाई है तो स्पेस अपने आप कम हो जाएगा। और उसने ये भी कहा कि व्हेन चेंज स्टेट मास ऑफ मैटर नॉट चेंज, जब हम स्टेट को चेंज करते हैं तो मास ऑफ मैटर चेंज नहीं होती है बेटा। तो हम अब एक बार इस मैटर के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम, कोई भी जिसका मास है और वॉल्यूम है उनको हम मैटर कह रहे हैं बेटा। या विच हैव स्पेस एंड हैव सम मास, जिनका स्पेस भी है और कोई मास भी है हम उन सबको मैटर कह रहे हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं, फैन, टेबल सब मैटर है, लेकिन मैंने कहा था कि फीलिंग्स मैटर नहीं होती है, लाइक हेट करना किसी से, फ्रेंडशिप किसी से हेट, वो सब मैटर नहीं होती है भाई। ठीक है, मैटर को मैंने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया था बेटा, फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली मैटर को मैंने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है भाई। वैसे जनरली आप 5 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। लेकिन जो प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट होती है बेटा, वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती है, हाई कंडीशंस पे वो स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैं प्लाज्मा की बात करूं, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, लाइक हमारे स्टार हो गए, सन हो गया, है ना, वो प्लाज्मा की स्टेट में आते हैं, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर पावर पार्टिकल होते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल स्टेट में बात करूं तो हमारे मैटर को जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बेटा। सॉलिड कौन से होते हैं भाई? विच हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, जिनकी वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है। ठीक है, जैसे टेबल, क्या टेबल को मैं एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करूंगी बेटा, शेप या वॉल्यूम बदलेगी? कुछ नहीं बदलेगा, जैसी थी वैसी ही रहेगी, है ना। तो उनकी शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। लिक्विड की बात करें तो बेटा वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप फिक्स नहीं होती। जैसे कि मैं वाटर की बात करूँ, वाटर को मैंने ग्लास में डाला, सिलेंड्रिकल शेप आ गई। उसी के मैंने बाउल में डाल दिए, कटोरी टाइप बर्तन में डाला तो उसका सर्कल, हेमिस्फेयर टाइप शेप आ गया है ना। लेकिन वॉल्यूम जितनी थी उतनी ही रहेगी बेटा। ठीक है, तो लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप फिक्स नहीं होती। गैस की ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है भाई। गैस को हम जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, उसी की शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे मैंने गैस को सिलेंडर में डाला तो सिलेंड्रिकल शेप हो गई एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा। ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम से दिखाया, पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज है। क्लोज होने की वजह से मैं कहूँ इनके बीच में स्पेस क्या है भाई? बिल्कुल नहीं है, कम है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? कम। और अगर स्पेस कम होगा तो इसका मतलब वो टाइटली बॉन्डेड है ना, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से बॉन्डेड है। तो अगर स्पेस कम होगा बेटा तो फोर्स उनके बीच में अपने आप ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। इंटरमोलिकुलर का मतलब मैंने बताया था बिटवीन द मॉलिक्यूल, है ना, हम कहते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, बिटवीन द टू स्कूल कॉम्पिटिशन, है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इनका हाई होता है बेटा और इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। अब वही हम लिक्विड में बात करें तो थोड़े थोड़े पार्टिकल देखो दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं, स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। गैस की बात करें बहुत ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल है, स्पेस बहुत ज़्यादा है और हमारा जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। और मैंने कहा था गैस में वीक फोर्स को हम वंडरवाल फोर्स के नाम से जानते हैं। सॉलिड हमारे नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है बेटा सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज है, उससे ज़्यादा कंप्रेस ही नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस नहीं है। लिक्विड भी जर्नली नॉन कंप्रेसिबल ही होता है, उसको भी हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो गैस होती है बेटा वो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती हैं और एक गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जैसे सिलेंडर में गैस को आप देखोगे हिला के तो वो हिलती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है क्योंकि सिलेंडर में हमने क्या कर रखा है? गैस को हाई प्रेशर पे भर रखा है भाई। ठीक है, तो हम गैस को अगर हाई प्रेशर पे भरें तो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में बदल सकते हैं। ठीक है भाई, तो कोई लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैसे कर पाओगे? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर बेटा। उसके बाद में पार्टिकल की मूवमेंट की अगर बात करूं तो हमारे सॉलिड में पार्टिकल ओनली वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते हैं।
लिक्विड में थोड़ा मूव करते हैं और गैस में काफ़ी दूर दूर तक वो मूव कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ रही है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे हैं, ओनली वाइब्रेट कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कम है। गैस के लिक्विड के थोड़े ज़्यादा कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूँ, बहुत फास्ट मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है बेटा। फ्लूइडिटी की मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो, और सॉलिड के पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं तो फ्लो नहीं कर पाते बेटा। लिक्विड की फ्लूइडिटी होती है बेटा, थोड़ा फ्लो कर पाते हैं। गैस की फ्लूइडिटी काफ़ी हाई होती है। तो फ्लूइडिटी वर्ड जब आता है तो हम गैस एंड लिक्विड दोनों को कंबाइन वे में देख पाते हैं। ठीक है। हमारा जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, रिजिडिटी होती है सॉलिड के अंदर। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस बेटा, हार्ड होते हैं हमारे सॉलिड, क्योंकि काफ़ी हाई फोर्स होता है। तो ये डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी होती है भाई मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, पार्टिकल बहुत नज़दीक है तो वॉल्यूम कम है, डेंसिटी हाई हो जाएगी बेटा। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की थोड़ी कम, और गैस की बहुत कम डेंसिटी होती है। ठीक है भाई। उसके बाद हम तीनों स्टेट को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। गैस और वेपर में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। रूम टेम्परेचर पे जो चीज़ गैस है उसको गैस कहेंगे, जो रूम टेम्परेचर पे बेटा लिक्विड थी बाद में गैस बनी है उसको हम वेपर कहेंगे। जैसे वाटर, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, बाद में मैंने उसको क्या कर दिया, हीट करके गैस बना दिया, तो हम गैस ना कह के क्या बोलते हैं, वाटर वेपर, वाटर वेपर बोलते हैं, है ना। अब हम पढ़ लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकली बेटा मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटल, मेटेलॉइड और नॉन मेटल। कंपाउंड को ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मिक्सचर होता है हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर क्या होते हैं भाई, ए मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंस, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हो, और इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मैंने 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाई तो हम उसको मिक्सचर कह देते हैं। 2 तरीके के होते हैं बेटा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर के पार्टिकल की प्रॉपर्टी और मिक्सचर बनने के बाद जो हमारे कंपोनेंट हमने मिक्स किए हैं उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम होती है बेटा, और उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं भाई जो कंप्लीट मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, मतलब हम मिक्स करने के बाद सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं ना। और शुगर मैं मिक्स करूंगी वाटर के अंदर तो हर जगह बराबर अमाउंट में मिक्स होगी भाई, और एक फेज आ जाता है मिक्स के बाद। जैसे मैं सॉलिड शुगर और लिक्विड वाटर को मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने के बाद लिक्विड ही फेज आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा रहेगा एलोय, शुगर सॉल्यूशन एंड ऑल सॉल्यूशन। सारे के सारे सॉल्यूशन हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं बेटा। हेट्रोजीनियस में बात करें तो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, कंप्लीट मिक्स नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा फेज मिलेगा। जैसे ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर में 2 फेज लेके चली, सॉलिड और लिक्विड। क्या मिट्टी पानी में मिक्स होती है बेटा, नहीं होती है, बाद में भी मुझे वो दोनों फेज दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होता है मटेरियल विच कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस, जिसमें एक ही सब्सटेंस हो। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, है ना, एक ही सब्सटेंस है। वाटर को भी प्योर सब्सटेंस कहते हैं भाई, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो एक फिक्स रेशियो में होती है, 1:8। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में मिलाऊंगी तो ही वाटर बनेगा। अगर आपने रेशियो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ले लिया तो कुछ और बन के तैयार हो जाएगा। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में तोड़ा बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट कौन से होते हैं, ए प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। वो सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल हो, या तो वो एटम होगा या वो मॉलिक्यूल होगा, हम उसको एलिमेंट बोलते हैं बेटा। जैसे कि आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। एलिमेंट को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटल जिनमें लैस्चर हो, साइनिंग हो, सोनोरोज हो, साउंड प्रोड्यूस करती है, मैलेबल होती है, डैक्टिल होती है ना, हमने 8th क्लास में पढ़ा था। नॉन मेटल जो मेटल बेटा गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन मेटल जिनमें लैस्चर नहीं होती, सोनोरोज नहीं होती, मैलेबल भी नहीं है, डैक्टिल भी नहीं है, बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की।
और जो हमारा मेटलोइड होता है उनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है बेटा। कंपाउंड ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम एंड एलिमेंट और एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड ऑलवेज इन एन फिक्स रेशियो। कंपाउंड क्या होते हैं भाई, जिसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट या एटम मिलेंगे और वो एक फिक्स रेशियो में मिलेंगे भाई। ठीक है, जैसे वाटर की मैंने बात करी थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में थे, है ना, तो वो एक कंपाउंड भी है। और हमें पता है कंपाउंड किसी का पार्ट है प्योर सब्सटेंस का, तो वो एक प्योर सब्सटेंस भी होगा। कंपाउंड को भी हमने दो पार्ट में तोड़ दिया बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग, लिविंग हमारा प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, और नॉन लिविंग बेटा हमारा रॉक, मिनरल, है ना। तो ऑर्गेनिक हमें लिविंग से मिलते हैं और इनऑर्गेनिक हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं। उसके बाद अगर एटम एंड मॉलिक्यूल, बार बार हमें दो टर्म दिखाई पड़ रही हैं, तो एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बेटा जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। जैसे मैंने हाइड्रोजन के एटम की बात करूंगी तो वो H नहीं लिखते बेटा, हमेशा H2 लिखते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मैं एटम ऑफ कार्बन की बात करूँ, C लिखते हैं, अकेला एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, और मॉलिक्यूल वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे H2O इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, HCl इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है ना, O2 इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। और मॉलिक्यूल को भी आप आगे देखोगे कि फर्दर दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। हमारा एक होता है होमोमोलिक्यूल और एक हेट्रोमोलिक्यूल। होमोमोलिक्यूल मतलब जो सेम से मिलके बना हो, जैसे मैंने H2 बोला, दोनों हाइड्रोजन है। हेट्रोमोलिक्यूल मतलब जो डिफरेंट से मिलके बना हो, जैसे H2O, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ बेसिक यूनिट्स पढ़ी थी बेटा, जैसे मास और वेट। मास और वेट में मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था कि मैटर का जो अमाउंट है वो तो है बेटा मास, और उसी अमाउंट पे अगर मैं ग्रेविटी का भी इफेक्ट देखूंगी, मतलब मास तो है ही, प्लस में मेरा ग्रेविटी इफेक्ट, तो हम उसको बोल देंगे वेट। ठीक है भाई, मास हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं, वेट बदल जाता है बेटा, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट बदल जाता है प्लेनेट के साथ, तो हमारा मास वेट बदल जाएगा, मास नहीं बदलता। वॉल्यूम क्या होती है भाई, कैपेसिटी किसी चीज की, है ना, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसकी वॉल्यूम होती है। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो हमारी वॉल्यूम क्या यूनिट होती है बेटा, मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। मैंने बताया था अभी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम, और वॉल्यूम गैस की सबसे कम। लास्ट था टेम्परेचर, काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी डिस्कस हमने इसके बारे में किया था कि टेम्परेचर क्या होता है, जर्नली हीट मेजर करने का एक स्केल है, थर्मोमीटर में मेजर करते हैं हम, और SI यूनिट केल्विन है। वैसे टेम्परेचर को 3 तरीके से मेजर किया जाता है, सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट बेटा। सेल्सियस में 0 से 100 तक स्केल रहता है, केल्विन में 273 से 373, फारेनहाइट में 32 से 212 तक। मैंने क्या किया, सबके टेम्परेचर को 0 बनाया। देखो सेल्सियस का तो 0 था, तो C में से मैंने 0 घटा दिया। फारेनहाइट का 32 था, 0 बनाने के लिए मैं फारेनहाइट में से 32 घटा दूंगी बेटा। केल्विन का 273 था, तो केल्विन में से मैं 273 घटा दूंगी। अब फारेनहाइट का स्केल डिफरेंस कितना होता है, 180, तो मैंने 180 से डिवाइड किया। सेल्सियस का 100 होता है, 100 से डिवाइड किया। केल्विन का 100 होता है, 100 से डिवाइड किया, और हमने रिलेशन निकाली। मैं इन दोनों को लेके चल रही हूँ बेटा, इन दोनों को हमने उठाया, 180 और 100 को मैं काटूंगी, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। मैं इस 5 को उस साइड लेके जाऊंगी, तो मेरा आ जाएगा 5/9 डिग्री, 5/9 डिग्री फारेनहाइट -32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, है ना। या मैं अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगी तो आ जाएगा F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बेटा। ये हमारे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट की रिलेशन आ गई है। वही केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन जब आप निकालोगे, इनको काटोगे, 100 से 100 कट जाएगा, सेल्सियस आपका आ गया इज इक्वल टू K - 273, या K आपका आ जाएगा K इज इक्वल टू C + 273 बेटा। बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। एक टेम्परेचर जहाँ पे हमारा फारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाता है वो -40 होता है बेटा।
-40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है भाई, उसके नीचे कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बिलो दिस टेम्परेचर विल नॉट बी एग्जिस्ट। और अगर मैं कैल्विन में बात करूं तो एब्सोल्यूट जीरो जीरो कैल्विन को बोलते हैं भाई। जीरो कैल्विन आपको दिखे मतलब आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात कर रहे हो भाई। सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं और फ़ारेनहाइट में -159 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। आपको ये कैल्विन वाला याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसी का यूज आप देखोगे आगे, क्योंकि ऐसा यूनिट कैल्विन ही है बेटा। तो जीरो कैल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है भाई। उसके बाद एक चीज़ और कि हमारा जो वाटर होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। मेल्टिंग या फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। बॉइलिंग या वेपोराइजेशन वो प्रोसेस होती है भाई जिसमें हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, या वो पॉइंट या वो टेम्परेचर सेम बात है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे हमारा लिक्विड स्टार्ट होता है बॉयल करना, मतलब लिक्विड स्टार्ट होता है कन्वर्टेड इनटू गैस। बॉइलिंग और इवोपरेशन में क्या डिफरेंस है भाई, कि हमारा जो बॉइलिंग है वो स्टार्ट होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे जहाँ पे वेपर गैस में बदलेगी। इवोपरेशन में भी हमारा लिक्विड गैस में बदलेगा बेटा। इवोपरेशन में भी हमारा लिक्विड गैस में ही बदलता है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे, कोई भी एनी टेम्परेचर। लेकिन बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है बेटा, ठीक है। हमारा जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमिना होता है, मतलब मैंने 100 डिग्री हीट दी तो मेरा वाटर कहीं से कोई भी मॉलिक्यूल उठ के वेपर में बदल जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ इवोपरेशन में तो ओनली सरफेस की चीज ही पहले इवोपरेट होगी, पहले वेपोराइज होगी, ठीक है। तो एक सरफेस फिनोमिना है और इवोपरेशन अपने पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है, ये याद रखना भी। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा इवोपरेट प्रोसेस बढ़ेगा। जैसे गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, इवोपरेशन बढ़ जाएगा भाई। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी इवोपरेशन बढ़ेगा। जैसे मैंने कपड़े एक तो फैला के सुखाए, एक ऐसे ही सुखा दिए, तो फैला के सुखाएंगे जल्दी सूखेंगे क्योंकि मैंने सरफेस एरिया बढ़ाया है। विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो भी इवोपरेशन बढ़ेगा, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी कपड़े सूखेंगे, उतनी जल्दी इवोपरेशन प्रोसेस होगी। ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन घटेगा। पहले ही अगर हमारी एयर के पास वाटर मॉलिक्यूल है तो वो आपके वाटर मॉलिक्यूल कैसे उठा पाएगा, नहीं उठाएगा बेटा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो आप करोड़पति हैं, मैं आपको कहूँ मेरा ये काम कर दो 10 रुपए दूंगी, क्या आप 10 रुपए के लिए काम करोगे, नहीं करोगे। सेम कारण है, हमारी एयर में पहले ही वाटर प्रेजेंट है और इवोपरेशन में वो क्या करेगा, उस वाटर को लिक्विड में बदलेगा, उस वाटर वेपर को अपने पास लाएगा। जब पहले ही वाटर है तो बेटा उतनी तेजी से तो वो उनको अपने पास लाएगा नहीं। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन घट जाएगा बेटा। मैंने एग्जांपल दिए थे कि गर्मियों में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि इवोपरेशन जल्दी होगा और इवोपरेशन पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ेगा। अर्थ पोट हम मटके में पानी क्यों रखते हैं, क्योंकि मटके में पोर होते हैं, वहां से इवोपरेशन जल्दी होगा, पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ेगा, है ना। वो सब मैंने आपको बता दिया था एग्जाम्पल। उसके बाद एक और टर्म है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड का गैस में बदलना भाई। जैसे नैप्थलीन बॉल को कपड़ों में कीड़े वगैरह ना लगे या चूहे वगैरह ना काटे, हम कपूर की गोलियां डाल देते हैं। सॉलिड फॉर्म में होती है बेटा, 2-4 महीने 5 महीने में आप देखोगे कि कपूर की गोली तो नहीं है, लेकिन स्मेल है हमारे कपड़ों में, है ना। और स्मेल एक गैस की होती है, मतलब सॉलिड वहाँ किस में कन्वर्ट हुआ है भाई, गैस में कन्वर्ट हुआ है, सब्लिमेशन, ठीक है। तो बॉइलिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवोपरेशन, वेपोराइजेशन, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, सब्लिमेशन, सारी टर्म आपको क्लियर हो गई होंगी। लिक्विफिकेशन। अब लास्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस का लिक्विड बनना भाई, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर एक गैस लिक्विड बन रही है तो हम उसको कंडेंसेशन कहते हैं। देखो सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलेंगे तो हमें मेल्ट करना पड़ेगा, फ्यूजन करना पड़ेगा बेटा, है ना। लिक्विड को जब हम गैस बनाते हैं तो हमारा वहाँ पे वेपोराइजेशन मतलब इवोपरेशन प्रोसेस होता है, और गैस को लिक्विड बनाते हैं तो बेटा कंडेंसेशन होता है। सॉलिड को डायरेक्ट गैस बनाते हैं तो सब्लिमेशन होता है। अब लेटेंट हीट और पढ़ लेते हैं। लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट, हिडन हीट,
ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, अगर हम किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम जो हीट रिलीज हुई या उस टाइम जो हीट हमने ली, दैट इज लेटेंट हीट। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन में मतलब क्या है कि मेरे को एक सॉलिड को लिक्विड बनाना है। मैंने आइस ली बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरी आइस स्टार्ट फ्रीज हो जाती है और उसके बाद मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने देखा कि हमारी जो आइस है वो लिक्विड बन रही है, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा नहीं दिख रहा। मैं हीट दे रही हूँ लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो वो हीट कहाँ यूज हो रही है? उस सॉलिड को लिक्विड में बदलने में यूज हो रही है बेटा। दैट इज लेटेंट हीट, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। मेजर कर रहे हैं तो थर्मामीटर में उसकी कैलकुलेट वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन एक्चुअल में हम हीट दे रहे हैं नीचे से। ठीक है बेटा। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, 1 यूनिट मास सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में जब बदलेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी वो उसका लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है भाई। जैसे आइस की अगर मैं बात करूँ तो 3.34 इंटू 10⁵ किलो जूल पर ग्राम आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है बेटा। लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग या वेपोराइजेशन क्या होता है भाई? जहाँ पे लिक्विड को वेपर में बदलते हैं एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैंने पानी लिया, पानी को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया बेटा। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद मेरा पानी, मेरा वाटर किस में बदलेगा? वाटर वेपर में। अब हम हीट दिए जा रहे हैं नीचे से, लेकिन हमारा टेम्परेचर 100 ही शो कर रहा है थर्मोमीटर में, लेकिन हम तो हीट दे रहे हैं। तो वो हीट कहाँ यूज हो रही है भाई? उस लिक्विड को, उस वाटर को वाटर वेपर में बदलने में यूज हो रही है, और उस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, स्टीम ज़्यादा, स्टीम में हाथ दोगे तो ज़्यादा जलेगा या वाटर में, बॉइलिंग वाटर में? तो स्टीम में बेटा, क्योंकि बॉइलिंग वाटर के पास तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन उस स्टीम के पास वो 100 तो है ही, साथ में वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है, जो स्टेट को चेंज करने में आ रही थी, है ना, जो हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन हम हीट जब नीचे से दे रहे थे, जब वो वाटर उस स्टीम में बदला है तो वो हीट भी उसके पास है। तो स्टीम के पास लेटेंट हीट प्लस हमारा बॉइलिंग पॉइंट दोनों है, लेकिन वाटर के पास ओनली बॉइलिंग पॉइंट है। तो कौन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, कौन ज़्यादा मतलब हमें बर्न वाला फील करेगा, किससे हम ज़्यादा जल जाएंगे? स्टीम से बेटा। सेम पूछ लेते हैं, आइस और वाटर में से कौन कूल है? आइस ज़्यादा कूल है भाई, क्योंकि वाटर में जब बदल रहे हैं तो हम हीट दे रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस तो है ही, प्लस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है वाटर के पास। तो वाटर उतना कूल नहीं होता जितनी आइस होती है। तो ये मेरे यूनिट का रिवीजन था बेटा, मैंने फास्ट रिवीजन करवा दिया है यूनिट का। उसके बाद भी कोई टर्म आपको लग रहा है कि नहीं हमें क्लियर हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने पहले ही भेज दिए थे, आप उनको अपनी फेयर नोटबुक में एक बार मेरे से चेकआउट करवा लो, रफ नोटबुक में करके, और उसके बाद फेयर नोटबुक में आप उनको कर लीजिए। इनके नोट्स बना लो अपनी फेयर नोटबुक में। मैंने पेज की फ़ोटो भी भेज दी है, अगर आपको नोट्स बनाने में हेल्प चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, और इस वीडियो लेक्चर से भी ले सकते हैं। थैंक यू।